ये क्वेश्चन बात को अगर पकड़ लिए तो चुटकियों में बन जाएगा और नहीं तो उलझ जाओगे। बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, पढ़ते हैं। कंसिडर एन एयर फील्ड स्फेरिकल बैलून comprised of elastic material of surface tension sigma। वो जो रबर की बलून होती है उसी की बात हो रही है, पर उसमें कहा जा रहा है कि उसको मान लो कि वो एक इलास्टिक मटेरियल का, रबर जैसा इलास्टिक होता है वैसे मटेरियल का बना है, और इसका सरफेस टेंशन सिग्मा है। जैसे किसी भी लिक्विड के सरफेस में एक खिंचाव, एक टेंशन होता है, वैसे ही ऑफकोर्स रबर के बलून में टेंशन तो है ही। रबर के बलून पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये रबर की बलून है, इसके ये बलून है मान लो, इसके सरफेस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस लाइन को दोनों तरफ के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, इजंट इट? तो वो जो दोनों तरफ के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, अगर एफ फोर्स से खींच रहे हैं, एफ एल लेंथ की लाइन पे लगने वाला फोर्स है, एफ बाई एल को सरफेस का टेंशन कह सकते हैं। जैसे लिक्विड के केस में डिफाइन करते हैं वैसे ही सरफेस टेंशन सिग्मा है। और बोल रहा है डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड इज रो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। द प्रेशर आउटसाइड द बलून इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड इज रो। यहां पे हवा की डेंसिटी रो है और प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक मान लिए। द बलून स्टार्ट्स डिफ्लेटिंग स्लोली। Assume that the average velocity of air inside the balloon is negligible and air leaves the balloon in a streamline fashion. Consider the air to be incompressible and its temperature to remain constant. अब ऐसा क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो ठीक ठीक आपको समझ में आएगा कि मोटा मोटी आपको ऐसा मानना है। जैसे दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बलून डिफ्लेट होने लगा, मतलब बलून लीक करने लगा, छोटा होने लगा, तो उसमें कोई एक होल है, छोटा होल है मान लीजिए, उसमें से हवा बाहर आने लगी। एक छोटा ऑरिफिस है, उसमें से हवा बाहर आने लगी, बलून जो है वो छोटा होने लगा, डिफ्लेट होने लगा। द बलून स्टार्ट्स डिफ्लेटिंग स्लोली। अज्यूम दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर इनसाइड द बलून इज नेग्लिजिबल। गौर कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हवा जो बलून के अंदर है उसकी स्पीड को नजरअंदाज कीजिए और ये मानिए कि यहां से जो हवा निकल रही है वो एकदम स्ट्रीमलाइन फ्लो है। हाँ, वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है ऐसा मान लीजिए। कंसीडर द एयर टू बी इनकॉम्प्रेसिबल। इसका क्या मतलब, आप सोचिए, मैं बताता हूं। कंसीडर द एयर टू बी इनकॉम्प्रेसिबल एंड इट्स टेम्परेचर टू रिमेन कांस्टेंट। राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीड एट विच द एयर कम्स आउट व्हेन द रेडियस इज आर। ये बलून धीरे धीरे डिफ्लेट होता जा रहा है, जिसका रेडियस घटता जा रहा है। जिस समय रेडियस आर है उस समय यहां हवा किस स्पीड से बाहर आ रही है, आपको ये बताना है। वीडियो पॉज कर दीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सोचिए। देखिए, हवा इनकॉम्प्रेसिबल है, इस बात का मीनिंग ये निकल कर आ रहा है कि अगर यहां पे हवा की डेंसिटी रो है तो यहां भी रो होगी। भले ही प्रेशर अलग अलग है अंदर और बाहर, लेकिन डेंसिटी सेम है। इनकॉम्प्रेसिबल मीन्स अगर हमने प्रेशर बढ़ा भी दिया तो भी डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, हवा को आप कंप्रेस नहीं कर पाए, राइट? तो प्रेशर चेंज से डेंसिटी नहीं बदलती। ये आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम सभी जानते हैं कि यहां का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से बड़ा है। बावजूद इसके यहां भी हवा की डेंसिटी रो लेंगे, यहां पे भी हवा की डेंसिटी रो लेंगे, और फ्लो जो है स्ट्रीम लाइन है। ये इससे थोड़ा हिंट आ रहा है कि नहीं कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या? हाँ जी है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां एकदम आइडियल बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करने का सिचुएशन है। बोल रहा है कि हवा इनकॉम्प्रेसिबल है, डेंसिटी नहीं बदली, टेम्परेचर वगैरह बदला नहीं, जिससे हवा की इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव हुआ नहीं। तो जैसा आप फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलीज इक्वेशन नॉर्मल कोर्स में लगाते हैं वैसा लगाइए। भाई हम ऐसे लगा रहे हैं, यहां और यहां के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। यहां का प्रेशर P, ठीक है, हाइट में तो कोई डिफरेंस का मतलब है नहीं हवा के केस में, तो P प्लस यहां की हाफ रो V स्क्वायर वाली एनर्जी, स्पीड ही जीरो है। क्वेश्चन में कहा गया कि यहां की स्पीड जीरो मानी, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच लिखने का मतलब नहीं है, हाइट सेम है, और इनफैक्ट गैसेस के लिए छोटे मोटे हाइट में पोटेंशियल एनर्जी में कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क होता नहीं है। तो ये टर्म ऐसा हो गया।
जैसे ही बाहर आए तो प्रेशर क्या है, पी नॉट, और हवा के पास एक स्पीड है हाफ रो वी स्क्वायर। ये बर्नौलीज इक्वेशन लिख रहे हैं। अब ये जो P है, यहां का जो प्रेशर है वो क्या है, पी नॉट प्लस 4 सिग्मा बाई आर। ये कहां से आया, सरफेस टेंशन के फंडे से आया, तो होगा ही। कोई भी सरफेस ऐसा कर्व्ड है, इसका सरफेस टेंशन सिग्मा है, तो कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, 2 सिग्मा बाई आर ज्यादा होता है। अब बिकॉज ये बैलून की जो दीवार है, इसमें नेचुरली 2 सरफेसेस हैं, एक सरफेस बाहर है एक अंदर है, तो 2 बार चेंज होगा 2 सिग्मा बाय आर का, और टोटल प्रेशर चेंज 4 सिग्मा बाय आर होगा ना। तो ऐसा लिखने के बाद हम इसको लिख देंगे हाफ रो वी स्क्वायर, पी नॉट प्लस पी नॉट, सो सॉरी। तो ये पी नॉट कैंसिल हो गया, और आपका क्वेश्चन आप मानिए या मत मानिए, मानेंगे कैसे नहीं, ये सॉल्व हो गया। यही निकालने को कहा गया है। अब क्वेश्चन के अगले हिस्से को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, रास्ता बता देता हूं, ध्यान दीजिए। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम रिक्वायर्ड टू डिफ्लेट द बलून थ्रू ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए फ्रॉम इनिशियल रेडियस आर नॉट टू फाइनल रेडियस आर। ये जो स्मॉल ओपनिंग है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लीजिए, और ये बताइए कि कितने समय में बलून का रेडियस आर नॉट से आर पहुंच जाएगा। ठीक है, आर नॉट इनिशियल रेडियस है, फाइनल रेडियस कम होकर आर हो गया, कितना समय लगेगा। तो शायद अब आप ट्राई कर पाओगे। ये समझना है कि जब रेडियस आर है तो स्पीड ये है, तो इस जिस समय स्पीड वी है उस समय जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम हवा का बाहर आ रहा है, वो आंसर है ए इंटू वी। ठीक, सो दिस इज द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द बलून इज डिक्रीजिंग। दिस इज द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द बलून इज डिक्रीजिंग। हवा तो इनकॉम्प्रेसिबल है, जितना वॉल्यूम हवा की बाहर निकली उतना ही बलून का भी वॉल्यूम कम हो गया। तो दिस इज द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द बलून इज डिक्रीजिंग। तो बलून का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, उसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसके बराबर है। ऐसा इक्वेशन सेटअप करके थोड़ा ठीक से मैनिपुलेट करके इंटीग्रेट करो, आप आंसर तक जरूर पहुंच जाओगे।